नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाइयों और बहनों। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने डिस्कस किया है आइडियल ट्रांसफार्मर और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। लास्ट वीडियो में हमने दो इक्वेशंस ड्राइव करी थी, दो फॉर्मूलेस हम लोगों ने निकाले थे। किस किस के लिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। आप ये तो जानते ही हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके पास दो वाइंडिंग्स हैं, है ना। ये वाइंडिंग्स को जोड़ता है इनके बीच का कोर, ठीक है। और होता यह है कि जब प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं तो भाई ये फ्लक्स बनाता है। ये फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। और जब ये फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग को कट करता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हमने E1 का नाम दिया है। और E1 के लिए भी हमने एक और फार्मूला निकाला था। तो यहाँ तक की कहानी तो भाई अभी तक हमने देखी है। अब एक चीज आप देखो कि जो फ्लक्स है, यही फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और सेम यही फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। यानी फ्लक्स की वैल्यू तो दोनों ही इक्वेशंस में सेम है, दोनों ही फॉर्मूले में सेम है, पर वोल्टेज की वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू दोनों में अलग होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में जो है वो डिफरेंट है और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में जो है वो डिफरेंट है। तो इन्हीं डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दोनों साइड्स पे वो चेंज होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं वोल्टेज पर टर्न को अगर लिखना चाहूँ तो मान लीजिए वोल्टेज को हमने ई से डिनोट किया है। अब यहाँ पर मैं स्मॉल ई के बदले कैपिटल ई लिख रहा हूँ और जिसके ऊपर मैं एक तीर लगा दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? ये जो एरो आपको दिख रहा है, इस एरो का मतलब यह है कि ये जो क्वांटिटी अभी हम लोग मेंशन कर रहे हैं ये कैसी क्वांटिटी है? फेजर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो एरो है हमें ये बताता है कि ये भाई ये फेजर क्वांटिटी को डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है दिखाने के लिए कि कोई क्वांटिटी फेजर क्वांटिटी है। E1 डिवाइड बाई N1 क्या होगा? ये होगा वोल्टेज पर टर्न, ठीक है। इसी तरह से वोल्टेज पर टर्न सेकेंडरी में जो होगा वो होगा E2 डिवाइड बाय N2। और ये जो वैल्यू है दोनों की सेम होगी। सेम क्यों होगी? देखो हम बात कर रहे हैं एक टर्न में कितना वोल्टेज आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर आप देखो ये एक टर्न है, ठीक है। तो इस टर्न को ये जो फ्लक्स है कुछ फ्लक्स कट कर रहा होगा, वही सेम फ्लक्स प्राइमरी के एक टर्न को कट कर रहा है ना। तो पर टर्न जो वोल्टेज होगा वो तो सेम ही होगा ना। तो पर टर्न वोल्टेज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्राइमरी का अगर मुझे निकालना है तो E1 डिवाइड बाय N1 और ये E1 का फेजर है। ऐसे ही E2 डिवाइड बाय N2 भी मैंने दिखा दिया है और E1 डिवाइड बाय N1 विल बी इक्वल टू E2 डिवाइड बाय N2, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पर ये जो प्राइमरी में हमने वोल्टेज अप्लाई किया था जिसको मैंने V1 कहा है, ये जो V1 है किसके बराबर है? V1 बराबर है E1 के। यहां से हम लिख सकते हैं कि V1 जो है वो किसके बराबर है? E1 के। तो E1 को अगर मैं यहाँ पे फेजर फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना, तो V1 भी वैसे फेजर ही है। फेजर बस दिखाने कहने का मतलब ये है हमारा फेजर से कि साइनसॉइडल क्वांटिटी है, ठीक है। और इसी तरह से सेकेंडरी साइड पे आ जाइए तो सेकेंडरी साइड पे भी ऐसा ही है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो E2 है, ये किसके बराबर है? ये जो आपका लोड है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, V2 इसके बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर लिख सकते हैं? यहां से हम ये लिख सकते हैं, अब अगर देखो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 डिवाइड बाय N2। N1 डिवाइड बाय N2, राइट। और ये जो E1 है, E1 के बदले में लिख सकता हूँ V1 और E2 को लिखा जा सकता है V2, ठीक है। अब ये सब कहानी तो लिख दी, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ से हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप निकालने वाले हैं।
दोस्तों ये जो V1 अपॉन V2 है या E1 अपॉन E2 है या फिर आप N1 अपॉन N2 है, इसी को कहा जाता है टर्न्स रेशियो। ट्रांसफॉर्मर की टर्मिनोलॉजी में ये जो टर्न्स रेशियो है, ये टर्न रेशियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो टर्न रेशियो है इसको हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो कैसे डिफाइन हम लोग करते हैं, आसान भाषा में तो आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन HV वाइंडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन LV वाइंडिंग। अब आप कई बुक्स में इसको इस तरह से देखें, कई लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, और भी कई तरह के फॉर्मूले हैं, कहीं पे आपको ये 1/A मिलता है और तरह तरह की चीज़ें हैं। पर याद रखिए, आपको जो याद रखना है फॉर्मूला, वो आपको ये रखना है कि टर्न रेशियो को हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स इन HV वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स इन LV वाइंडिंग से ही डिफाइन करना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिन भी बुक्स में टर्न्स रेशियो को प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो की तरह दर्शाया गया है, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो पुरानी डेफिनेशन है। पुरानी डेफिनेशन क्यों है? क्योंकि देखिए पहले टाइम में क्या होता था कि पहले पावर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती थी। मान लीजिए जैसे ट्रांसफार्मर है तो पावर हमेशा जो था वो ग्रिड से लोड की तरफ फ्लो करती थी, है ना। अब हमारा अभी का जो सिस्टम है वो रेडियली कनेक्टेड सिस्टम है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है उसमें पावर दोनों तरफ फ्लो कर सकती है। यानी जैसे मान लीजिए आपके इन हाउस प्लांट में जनरेशन हो रहा है, या फिर आपने खुद भी आपने सोलर प्लांट लगाया हुआ है और आप बैकफीड कर रहे हैं ग्रिड में, तो फिर प्राइमरी कौन सा होगा? प्राइमरी हमेशा वो साइड होती है जहाँ से पावर को भेजा जा रहा है, और सेकेंडरी उस साइड को माना जाएगा जहाँ पावर जा रही है, जहाँ पे पावर डिलीवर की जा रही है ना। प्राइमरी में पावर एब्जॉर्ब होती है और सेकेंडरी पावर डिलीवर करता है। तो हो सकता है कि कभी आपका जो सिस्टम है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कभी हो सकता है कि आप पावर जनरेट करके सिस्टम में बैकफीड कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत एम्बिग्विटी रहती है कि प्राइमरी किसको मानना है, सेकेंडरी किसको मानना है। तो इसीलिए IEEE ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आप जो टर्न्स रेशियो है वो HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग का रेशियो लो, क्योंकि कभी भी ट्रांसफार्मर में HV और LV साइड बदलेगा नहीं, समझे। अगर ये ट्रांसफार्मर का HV साइड है और ये LV साइड है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके बाद यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि जो A की वैल्यू होगी, यानी जो टर्न्स रेशियो की वैल्यू होगी, वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके HV साइड में होंगे वो ज़्यादा ही होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो LV वाइंडिंग में होंगे वो कम होंगे, है ना। तो इसीलिए आपका जो A है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, देखो जब तक आपका सिस्टम में लोड कनेक्टेड नहीं था, जब तक मैं ये लोड नहीं कनेक्ट करता हूँ, है ना, जब तक लोड अगर हमारा कनेक्टेड नहीं है तो ये जो इंड्यूस्ड EMF है सेकेंडरी में वो किसके बराबर होगा? जो टर्मिनल्स पे आके वोल्टेज मिल रही है हमें उसके बराबर ही होगा। पर जैसे ही आप यहाँ पर एक लोड को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं, तब क्या होता है? लोड होगा तो लोड में से करंट जाएगा, और ये जो करंट होगा, ये जो करंट है जब ये वाइंडिंग से फ्लो होगा, ये देखिए ऊपर से करंट आ रहा है, तो यहाँ से वाइंडिंग में करंट ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। अब आप देखो इस करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा, सेकेंडरी की वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हुआ, ये जो फ्लक्स बनेगा, चलिए इसको φ2 कह देता हूँ। तो ये φ2 क्या कर रहा है? ये φ2 मेन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो ये कर क्या रहा है? ये मेन फ्लक्स को अपोज करने का काम कर रहा है, राइट। अब मेन फ्लक्स को अगर ये अपोज करने का काम कर रहा है तो इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। अरे यार, ये जो टोटल फ्लक्स बन रहा है, अगर इस फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो जो इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी साइड है वो भी तो इफेक्ट होगा ना।
तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये E1 कम होगा और V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये तो हो नहीं सकता। अगर V1 और E1 को बराबर होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि KVL है भाई, KVL दो टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, ये दो पॉइंट है और ये दो पॉइंट ऐसे हैं, है ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज नापा V, तो वही सेम वोल्टेज इस तरफ भी मिलना चाहिए हमें, वरना KVL हमारा वायलेट हो जाएगा, राइट। तो इसी फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जो आपका I1 है, इस I1 की यानी प्राइमरी में जो करंट बह रहा है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ताकि हमारा जो मेन फ्लक्स है वो कांस्टेंट मेंटेन रह सके। हमारा जो E1 इंड्यूस्ड EMF है, इसकी वैल्यू V1 के बराबर हो। तो इस पूरी कहानी का सार सिंपल सा इतना यही है कि जैसे ही हम सेकेंडरी साइड में कोई लोड कनेक्ट करते हैं, इस परिस्थिति में ये होता है, इस परिस्थिति में प्राइमरी का जो करंट फ्लो हो रहा था नो लोड कंडीशन में, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि E1 और V1 को बराबर होना ही पड़ेगा। फ्लक्स को बढ़ाना है। फ्लक्स कम क्यों हुआ था? क्योंकि जो सेकेंडरी के करंट ने फ्लक्स इंड्यूस करा था, उसने प्राइमरी फ्लक्स को अपोज करके वीक करा था। ठीक है, इतनी सी कहानी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्राइमरी साइड में जो MMF बन रहा है वो क्या होगा? MMF होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में करंट। तो प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1। तो प्राइमरी साइड में बनने वाले MMF को हम लिख देंगे N1 इंटू में I1, और I1 के ऊपर देंगे हम तीर का मान, ताकि इसको कभी लड़ना पड़े तो लड़ सके, है ना। बेसिकली I1 हमारा फेजर है, इसीलिए उसके ऊपर एरो लगा दिया हमने। और सेकेंडरी साइड का अगर हम MMF देखें तो क्या वो कितना है? सेकेंडरी साइड में जो MMF बनेगा वो होगा N2 इंटू में I2, N2 इंटू में I2। और ये भी युद्ध करने के लिए तैयार रहेगा। अब ये चीज़ आप देखिए, प्राइमरी साइड का जो MMF है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। जबकि सेकेंडरी साइड का जो MMF है वो कैसा बन रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करें तो हमारे पास रिजल्टेंट फ्लक्स कितना आएगा? इसका रिजल्टेंट फ्लक्स हमारे पास आएगा, तो इसीलिए हमारे पास जो रिजल्टेंट MMF होगा वो कितना होगा? वो होगा 0। ठीक है, अब यहां से हम ये लिख सकते हैं N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से I1 देखूं तो मुझे कितना मिलेगा? N2 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू I2। और ये जो टर्म है ये वाला, ये आपको पहचानने में आ रहा है? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? N1 अपॉन N2 को हमने क्या नाम दिया था? टर्न्स रेशियो कहा था ना। तो टर्न रेशियो हमारे पास, टर्न रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। तो ये भाई साहब जो हैं हमारे A ही हैं, तो इनके लिए लिख देते हैं। चलिए, तो I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A इंटू में I2। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिएगा, या फिर इसको और हम थोड़ा सा रिफाइन करें तो ये लिख सकते हैं I2 बाई A। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम लोग सेकेंडरी साइड के करंट को टर्न्स रेशियो से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है I1 मिलता है। ठीक है, तो ये जो I2 डिवाइड बाई A है, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं I2 डैश, या फिर इसको आप कहेंगे सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी। अब इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत आगे हमें पड़ेगी जब हम लोग ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे ना, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब हम लोग सेकेंडरी साइड के करंट को प्राइमरी की तरफ से देखते हैं तो हमें बस ये समझ में आता है भाई कुछ है ये, तो है ना। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारी समझ हमें ये बताती है कि V1 अपॉन V2 फेजर इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2 फेजर किसके बराबर था? तीसरा एक और टर्म देखा था ना, वो क्या था? N1 अपॉन N2। और यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली, क्या?
I2 अपॉन I1, ये देखो अगर मैं A को इधर ले जाऊं और I1 को इधर ले आऊं तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 अपॉन I1। तो ये है I2 अपॉन I1, ये भी हमारा टर्न्स रेशियो ही है ना। तो यहां तक हमने अभी तक निकाल लिया है अपनी कहानी को, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा बचपन के दिनों को याद करो। बचपन के दिनों में हम पावर का एक फॉर्मूला लिखते थे। क्या था फॉर्मूला? बचपन में पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास था, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पावर मिल जाती थी। पर ये पावर का फार्मूला किस में वैलिड है? डीसी के लिए वैलिड है। एसी सर्किट में जब हमें पावर का फार्मूला निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर को निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर का फार्मूला क्या होता है? V इंटू में I कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स पावर इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। यहाँ लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स पावर। अब आप सोचोगे यार ये I कॉन्जुगेट कहाँ से आ गया? सिंपल हमारी दुनिया थी V इंटू में I। तो इसको मैंने एक डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए कि हम पावर कैलकुलेट करने के लिए I कॉन्जुगेट क्यों निकालते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब हमें AC पावर की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग I कॉन्जुगेट इस्तेमाल में लाते हैं। तो वहाँ यहाँ पे देखिए V1 इंटू में I1 कॉन्जुगेट हमें क्या बताएगा? प्राइमरी साइड का पावर। और आप जानते हैं ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पे, दोनों साइड पे ही पावर हमारा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर पावर का मतलब हुआ V2 इंटू में I2 कॉन्जुगेट क्या मिले देगा हमें? सेकेंडरी साइड का पावर। तो प्राइमरी का पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी का पावर, ठीक है। यहाँ से एक और रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं, V1 एक्चुअली E1 के बराबर है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो चीज है हमारे पास, ये हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है पावर एब्सॉर्ब्ड इन प्राइमरी और पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। ये देखिए ट्रांसफार्मर जो है हमारा, यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इसने V1 वोल्टेज दिया, I1 करंट दिया, जिससे जो हमारी कॉम्प्लेक्स पावर होगी V1 इंटू में I1 कॉन्जुगेट, ये जो पावर एब्जॉर्ब करी जाएगी किसके द्वारा की जाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा। प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड क्या है? ये मतलब ऐसा आदमी है जो किसी दूसरे के पैसे पे ऐश करता है। एक्चुअली पावर है V1 की, पर लोड को जो पावर डिलीवर कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेकेंडरी डिलीवर कर रहा है। कौन सी पावर डिलीवर कर रहा है? वो डिलीवर कर रहा है V2 इंटू में I2 कॉन्जुगेट। और इसके पास खुद की नहीं है, इसने उधार ली है प्राइमरी से, बराबर शेख ही झाड़ रहा है, भाई देख लोड, भाई तेरे पावर लेके आया हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि जो हमारा प्राइमरी जो V1 इंटू I1 कॉन्जुगेट है, ये पावर एब्सॉर्ब्ड इन प्राइमरी है, जबकि जो ये V2 इंटू में I2 कॉन्जुगेट है, ये क्या है हमारा? इसको आप लिख सकते हैं पावर डिलीवर्ड टू लोड। और हमारे केस में ये पावर कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स पावर होगी। कॉम्प्लेक्स पावर का मतलब सिंपल सा ये है कि हम AC पावर की बात कर रहे हैं। AC में हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो हम लोग फेजर में लेते हैं, और I हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेट हमने लिया है, करंट का कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं ना यार, AC पावर में आपको पता है कि AC की जब हम बात कर रहे हैं उसमें एक्टिव पावर होगी, रिएक्टिव पावर होगी, है ना। और एक्टिव रिएक्टिव पावर को हम कैसे दर्शाते हैं? देखो एक्टिव पावर का हमारे पास फॉर्मूला है VI cos phi, जबकि रिएक्टिव पावर क्या होती है? VI sin phi। और हमारी जो एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर मतलब एक्टिव और रिएक्टिव का सम,
अपरेंट को हम S से डिनोट करते हैं, एक्टिव पावर को हम P से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर को हम Q से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका इन दोनों का सम होता है, पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, P प्लस जे क्यू, है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं VI cos phi जमा J VI sin phi। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग में I1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है, देखो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो इंड्यूस्ड EMF था, ये वाला हिस्सा जो A पॉइंट था, याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, जबकि ये वाला जो B वाला एंड है ये कैसा है, लोअर पोटेंशियल पे है। तो I1 का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप के डायरेक्शन में है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग किसकी तरह काम कर रही है, सिंक की तरह काम कर रही है। सिंक का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो कि पावर जिसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो रही हो, ये हमने अभी समझा ही, ठीक है। अगर हम लोग आउटपुट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेशन निकाला था, या अगर हम लोग आउटपुट साइड में देखें तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा था। आउटपुट साइड पे हम ये देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में जो I2 है, I2 देखो क्या है, I2 की जो डायरेक्शन है, फ्लो हो रहा है, वो कहाँ किस डायरेक्शन में हो रहा है, I2 इज फ्लोइंग इन वोल्टेज राइज डायरेक्शन, बिकॉज ये वाला जो टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे है और I2 का जो करंट है वाइंडिंग में यहाँ से एंटर किया और इसके बाद ऐसे 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 किया, है ना। तो जब हमारा करंट राइजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है, दैट मीन्स वो जो एंड है, वो जो एलिमेंट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, सोर्स की तरह काम कर रहा है। बैटरी का याद रखो ना यार, बैटरी देखे कैसे होती है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। बैटरी में जो करंट बैटरी से बाहर निकलता है और लोड में हमारे पास जो करंट जाता है, ठीक है, लोड जो है, और लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो लोड में जो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, लोड में करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप की दिशा में होती है, इसलिए लोड की तरह या सिंक की तरह काम कर रहा है। जबकि बैटरी में खुद में, बैटरी के अंदर अगर हम बात करें तो बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बैटरी के अंदर जो करंट है वो माइनस से प्लस की तरफ जाता है, इसीलिए बैटरी एक सोर्स है ना। तो ये चीज़ बस याद रखनी है हमें। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है वो सिंक की तरह काम करता है और ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो सोर्स की तरह काम करता है। ये कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाला है। अब हम आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, जिससे हम लोग कंक्लूड कर लेंगे हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर के डिस्कशन को। और हमारा आज का फाइनल टॉपिक है फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। और हम ये केस कौन सा ले रहे हैं, एट लैगिंग पीएफ लोड, यानी लैगिंग पावर फैक्टर के केस में अगर हम लोग एक आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाए तो कैसा आएगा। एक चीज़ आप ध्यान देना यार कि ना, जब भी हम लोग फेजर डायग्राम बना रहे हैं और हमारे पास सर्किट डायग्राम ना हो तो फेजर डायग्राम इनकम्प्लीट होता है। एक्चुअली एक फेजर डायग्राम हमें सर्किट के बारे में ही जानकारी दे रहा होता है, तो बिना सर्किट डायग्राम के अगर हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, वो हमें ठीक प्रकार से सारी जानकारी नहीं देगा। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सर्किट डायग्राम व्हेन वी हैव अ फेजर डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम हमारे पास रेफरेंस के लिए क्या है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसी स्केमेटिक डायग्राम से ही काम चला रहे हैं, इसी को हम लोग एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, सर्किट डायग्राम की तरह यूज़ कर रहे हैं। पर जब भी आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक सर्किट डायग्राम होगा और उस सर्किट डायग्राम का ही हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें पता चली है इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता चला है कि अगर हम लोग फ्लक्स को रेफरेंस माने, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा फ्लक्स है 5, ठीक है। तो हमें ये पता चला था फर्स्ट, अगर आप डेरिवेशन पे चलें, ये देखो यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला था। क्या कंक्लूजन हमने निकाला था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ
फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहा है ना। E1 फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये हमने ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल दिया है। और सेम कंक्लूजन हमने सेकेंडरी के लिए भी निकाला था। सेकेंडरी का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहा है। इन दोनों इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फिगर हमारे पास है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये रिलेशनशिप निकाला है कि E1 जो है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है और E2 भी फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है। तो बना देते हैं यार यहाँ पे। तो फेजर डायग्राम में 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या है, फ्लक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बना दो भाई। ठीक है, तो ये मैं अगर बोलूँ ये मेरा V1 फेजर है और ये मेरा फ्लक्स का फेजर है। ठीक है, कई बार हम लोग फेजर और वेक्टर टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं बोलने में, है ना, पर वैसे हमें ये पता ही है कि जो वोल्टेज और जो करंट है वो साइनसॉइडल क्वांटिटीज़ हैं, तो वो एक्चुअली फेजर ही होंगी। फ्लक्स भी हमारा एक फेजर क्वांटिटी है, पर आम बोलचाल की भाषा में कई बार हम लोग वेक्टर और फेजर इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है इस चीज़ में। ठीक है, अब ये देखो V1 शुड बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसलिए V1 इक्वल टू E1 हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और देखो आप, क्या कि हमारा जो सेकेंडरी का वोल्टेज है V2, अगर हम लोग इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे, अगर मान लो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो V2 की वैल्यू कम होगी ना, प्राइमरी से V2 की वैल्यू कम होगी अगर ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता तो क्या होता, ये V2 की वैल्यू ज़्यादा होती। देखो फेज़र में होता ये है सिंपल सा, ये जो आपके एरो की लेंथ है ना, ये लेंथ डिसाइड करती है कि भाई जो आपका फेज़र आप बना रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कम होगा या ज़्यादा होगा। जितना लंबा इस एरो का लेंथ होगा वो ये इंडिकेट करता है कि भाई वो जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने V1 का लेंथ ज़्यादा बनाया है और V2 का लेंथ कम बनाया है, वो सिंपल सा बस ये बता रहा है कि भाई V1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, V2 का मैग्नीट्यूड कम है और एक सीधी लाइन में है दोनों। दैट मीन्स V1 और V2 के बीच में कोई भी फेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और फ्लक्स और V1 और V2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तो भाई हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। अब ये जो V1 है, इस V1 करंट से कुछ डिग्री लैग करेगा जो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट है, जिसको हम लोग कहेंगे I1। ठीक है, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल डिफरेंस है इसे फेज डिफरेंस बोला जाता है, जिसकी वैल्यू हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो वो V1 और I1 के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसे हमने φ1 से डिनोट किया है। ऐसे ही जो हमारा V2 और I2 के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, उसे हम डिनोट करेंगे φ2 से। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला हमारा एरो है, ये एरो हमें क्या बता रहा है, ये एरो हमें ये बता रहा है ये हमारा सेकेंडरी का करंट है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट अभी फ़िलहाल हमने क्या करा है, दोनों को इन फेज में दिखाया है, तो ये दोनों एकदम एक दूसरे के ऊपर होंगे, सुपर इम्पोज होंगे, दोनों इन फेज है। ठीक है, तो सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग φ2 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, अभी पीछे हमने एक रिलेशनशिप निकाला था, वो क्या निकाला था, ये जो हमारा I1 होता है ये किसके बराबर होता है, I1 बराबर होता है I2 डिवाइड बाय A, यानी इसको हमने क्या बोला था I2 डैश, जिसका मतलब ये था सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी। तो ये फेजर डायग्राम देख के आप ये समझ ही गए होंगे कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। अगर हमारे पास सर्किट इन्फॉर्मेशन है, सर्किट के बिहेवियर की ठीक से हमें जानकारी है, तो हम एक फेजर डायग्राम को काफ़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज का ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो थम्स अप करके, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट में अपने डाउट्स को ज़रूर मेंशन कीजिए। और कोई अगर आपका फीडबैक है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।